गुरुग्राम में एक लड़की को शादी से मना करने पर घर में घुसकर गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान आरोपी कई राज खोल सकता है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक को 12 बोर के अवैध कट्टे की उपलब्धता के संदर्भ में सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ कर यह भी पता लगाया जाएगा कि हथियार कहां से लाया गया था। इधर अस्पताल में भर्ती युवती के दाहिने कंधे में छर्रे धंसे हुए थे, जिन्हें डॉक्टरों ने सर्जरी के माध्यम से निकाला। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के तेजी बाजार दिलशादपुर निवासी 31 वर्षीय विपिन, जो गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में कैब ड्राइवर है, का युवती से 2 साल से दोस्ती थी। यह दोस्ती बाद में एक तरफा प्रेम में बदल गई थी। विपिन ने युवती से शादी करने का मन बनाया था, लेकिन युवती शादी से इनकार कर रही थी। इस कारण से वह उससे बात करना भी बंद कर दी थी। बृहस्पतिवार सुबह विपिन उसकी बात करने के लिए उसके घर पहुंचा। उसने युवती से अंदर चलने को कहा, लेकिन जब युवती ने इनकार किया तो उसने बैग से हथियार निकाला और गोली चला दी। गोली उसके कंधे में जाकर धंसी। तहाबाद करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा नगर परिषद कर्मचारियों से कूड़ा उठवाने और रविवार की छुट्टी बंद करने के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर परिषद कर्मचारियों ने शनिवार को रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सीएसआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घोषणा की कि न तो सफाई कर्मचारी रविवार के दिन काम पर आएंगे और न ही डंपिंग पॉइंटों से कचरा उठाया जाएगा। इसको लेकर नगरपालिका जनरल हाउस की मीटिंग की इकाई प्रधान नरेश राणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन सचिव ओम प्रकाश लोट ने किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नरेश राणा व ओम प्रकाश लोट ने कहा कि पहले ही स्वच्छता अभियान के नाम पर सफाई कर्मचारियों की रविवार की छुट्टी बंद कर रखी है। अगर कर्मचारी रविवार की छुट्टी के बदले किसी और दिन छुट्टी करे तो उसकी गैर हाजिरी लगा दी जाती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। हाजिरी लगा दी जाती है, जो कि सरासर कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीएसआई का सफाई दरोगा और सफाई कर्मचारियों के साथ बोलने का लहजा भी ठीक नहीं है। सीएसआई के ऐसे व्यवहार से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नगर परिषद ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व डंपिंग पॉइंट लिफ्टिंग का करोड़ों रुपयों का ठेका कुरुक्षेत्र की राधा कृष्ण फर्म को दिया हुआ। इसके बावजूद सीएसआई द्वारा निगरानी के नाम पर सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हीं कर्मचारियों से कूड़ा उठाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे ये अंदेशा होता है नगर परिषद प्रशासन सीधा ठेकेदार को फायदा पहुंचाना चाहता है। निगरानी के नाम पर सफाई कर्मचारियों के काम के 8 घंटे दर्शाए गए हैं, जबकि सफाई सेवा अधिनियम में काम के घंटे 6 व 7 दर्शाए गए हैं। सीएसआई द्वारा 8 घंटे सफाई के आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। जनरल हाउस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अब न तो सफाई कर्मचारी रविवार के दिन काम पर नहीं आएंगे और न ही डंपिंग पॉइंट से कचरा उठाएंगे। संघ ने सख्त शब्दों ने नगर परिषद प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक उनकी मांगों समाधान नहीं हुआ तो नगर परिषद कर्मचारियों सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। आज की मीटिंग में राज्य वरिष्ठ प्रधान रमेश तुषामड़, कर्मचारी नेता बेगराज के अलावा जिला सचिव विजय ढाका, ओम प्रकाश झलनियान, सत्यवान टांक, वीरू रत्ती, अमित गिल, पवन चिंडालिया, धीरज गोधलिया, शकुंतला सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। डीगढ़
हरियाणा में गरीबी तेजी से घट रही है और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं मजबूत हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 12 में राज्य में ग्रामीण गरीबी 11% और शहरी गरीबी 15.3% थी, जो अब घटकर क्रमशः 4.1 और 4.3% रह गई है। यानी एक दशक में गरीबी लगभग 3 गुना कम हुई है। यह राज्य के विकास और सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच का बड़ा संकेत है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस अवधि में हरियाणा में प्रति व्यक्ति मासिक खपत तेजी से बढ़ी है और असमानता का स्तर घटा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खर्च करने की क्षमता का अंतर पहले से काफी कम हो गया है, जिससे यह साफ दिखता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। गरीबी रेखा में बढ़ोतरी। हरियाणा में 2011 से 12 में ग्रामीण गरीबी रेखा 1128 रुपये और शहरी गरीबी रेखा 1528 रुपये प्रतिमाह थी। 2022 से 23 में यह बढ़कर ग्रामीण इलाकों में 2083 रुपये और शहरों में 2696 रुपये हो गई है। इसका मतलब अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यदि 2083 रुपये से कम और शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 2696 रुपये से कम प्रतिमाह खर्च करता है, तभी उसे गरीब माना जाएगा। पड़ोसी राज्यों में भी सुधार। हरियाणा के आसपास के राज्यों में भी गरीबी में कमी आई है। पंजाब में ग्रामीण गरीबी 7.4% और शहरी गरीबी 17.6% से घटकर क्रमशः 0.6 और 2.6% हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 2011 से 12 में ग्रामीण गरीबी 11.1% और शहरी गरीबी 8.8% थी, जो अब घटकर क्रमशः 0.4 और 2% रह गई है। गरीबी घटने के मुख्य कारण। डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़ के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर बिमल अंजुम के अनुसार हरियाणा में गरीबी घटने के 5 मुख्य कारण हैं। सरकार की मुफ्त राशन नीति से लोगों के बैंक बैलेंस में वृद्धि हुई। समाज कल्याण योजनाओं की आम लोगों तक बेहतर पहुंच से पेंशन और अन्य लाभ मिलने लगे। किसानों को अधिक फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिला। युवाओं में विदेश जाने का ट्रेंड बढ़ा और विदेशी मुद्रा की आमदनी से गरीबी कम हुई। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने से जमीन के दाम बने और रोजगार व व्यापार के अवसर सुगम हुए। इन सभी कारणों ने मिलकर हरियाणा में गरीबी के स्तर को काफी हद तक कम कर दिया है और आम लोगों की जेब पहले से मजबूत हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। ईंद लघु सचिवालय में एडीसी के सभागार में शुक्रवार को एडीसी विवेक आर्य ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक से पहले चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने सभी उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों से योजना से जुड़े आवेदनों की प्रगति की समीक्षा की और आवेदन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने मोबाइल ऐप के उपयोग को आसान और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। एडीसी विवेक आर्य ने कहा कि जिला में अब तक तकरीबन 43,000 पात्र महिलाओं के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिनों में ग्राम स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाकर महिलाओं का पंजीकरण और पात्रता सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ गांवों में भेजा जाएगा ताकि हर महिला लाभ पा सके। एडीसी ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। महिलाएं घर बैठे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। यदि किसी महिला को आवेदन में कठिनाई हो तो सीपीएल
आंगनबाड़ी वर्कर या सीएससी संचालक मदद कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का पंजीकरण कराने से राशन कार्ड व हैप्पी कार्ड जैसी किसी भी स्कीम में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे निसंकोच योजना का लाभ उठाएं और इस पहल को सफल बनाएं। इस दौरान बैठक में डीडब्ल्यूओ नरेंद्र सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। एडीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आगामी 1 नवंबर से हरियाणा की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। हरियाणा में अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) किट्स की निगरानी सिविल सर्जन करेंगे। इसके तहत MTP किट्स केवल मान्यता प्राप्त MTP केंद्रों में ही भेजी जाएंगी। राज्य में गिरते लिंगानुपात को देखते हुए सरकार ने पहले ही सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं को MTP किट की बिक्री बंद करने का निर्देश दे रखा है। निर्देश के बाद यदि कोई विक्रेता MTP किट बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। ड्रग कंट्रोलर ललित गोयल ने बताया कि अब MTP किट सिविल सर्जन के माध्यम से ही केंद्रों तक पहुंचेगी ताकि इसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके। MTP किट का घर पर इस्तेमाल महिलाओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है। अधिक ब्लीडिंग या जटिलताओं के कारण गर्भवती महिला की जान भी खतरे में पड़ सकती है। MTP किट में मिफेप्रिस्टोन की एक और मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियां शामिल होती हैं। सख्ती का असर दिख रहा है। 6 महीने पहले हरियाणा में 17 थोक विक्रेता थे, जिनमें अब केवल 4 बचे हैं। इसी साल मार्च में राज्य के 22 जिलों में थोक विक्रेताओं के माध्यम से 40,763 MTP किट्स वितरित की गई थी, जबकि अब प्रति हफ्ते करीब 200 किट्स ही इस्तेमाल हो रही हैं। इस कदम के पीछे 2024 में हरियाणा का गिरता हुआ लिंगानुपात 910 भी एक कारण है। इसके बाद सरकार ने STF गठित कर MTP किट की अवैध बिक्री और लिंग परीक्षण पर कड़ी निगरानी शुरू की। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पुलिस से भी मदद मांगी है। पड़ोसी राज्यों से हरियाणा में MTP किट की आपूर्ति की जा रही है, जिसे ट्रैक करना मुश्किल है। इसलिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड स्टाफ के माध्यम से इन विक्रेताओं पर कड़ी नजर रखें और अवैध बिक्री को रोकें। गुरुग्राम महिला मित्र ने बातचीत बंद की तो उसके साथी ने उस पर देसी कट्टे से गोली दाग दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से ही आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस थाना उद्योग विहार गुरुग्राम की पुलिस टीम को करीब 10 बजे एक सूचना मिली कि डूंडाहेड़ा गांव गुरुग्राम के पास एक व्यक्ति द्वारा 30 वर्षीय लड़की पर गोली चला दी गई। इस सूचना पाकर पुलिस थाना उद्योग विहार घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर एक युवक द्वारा एक युवती शिवांगी, उम्र 30 वर्ष, निवासी जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पर उस युवक ने गोली चलाई थी। गोली लड़की के कंधे पर लगी। लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। वारदात को अंजाम देने वाले युवक को घटनास्थल से काबू किया गया। आरोपी की पहचान विपिन निवासी जौनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 31 वर्ष के रूप में हुई। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी विपिन किसी निजी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता है। आरोपी व पीड़िता आपस में दोस्त थे। कुछ दिनों से पीड़ित लड़की ने आरोपी विपिन से बात करना बंद कर दिया था, जिसके चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को काबू करके गहनता से पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। एयर इंडिया फ्लाइट में सेफ्टी ऑडिटर की एक पीजी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
सोमवार को हुई उनकी मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि प्राथमिक तौर पर हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई। जानकारी के अनुसार मूल रूप से मुंबई के रहने वाले प्रफुल्ल सावल गुरुग्राम में, गौरव पीजी में अकेले रहते थे। पीजी में ही सोमवार को उनकी मौत हो गई। पीजी स्टाफ ने बताया कि उन्होंने सोमवार सुबह ब्रेकफास्ट किया था। पीजी के केयर टेकर को उन्होंने लंच के लिए पेमेंट भी की थी। जब पीजी स्टाफ ने उन्हें लंच के बारे में कॉल की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। केयर टेकर ने उनके दरवाजे के पास जाकर देखा तो अंदर से दरवाजा बंद था। अनहोनी की आशंका से केयर टेकर ने पुलिस को सूचना दी। सेक्टर 40 थाना से पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा खोलकर देखा तो प्रफुल्ल बिस्तर पर मृत अवस्था में थे। इस घटना को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीजी व आसपास के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में जांच अधिकारी विनीत चौधरी ने बताया कि प्राथमिक जांच और पोस्टमार्टम से मौत का कारण हार्ट अटैक लग रहा है। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। एयर इंडिया की ओर से प्रफुल्ल के शव को मुंबई ले जाने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। एयर इंडिया फ्लाइट में सेफ्टी ऑडिटर की एक पीजी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार को हुई उनकी मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि प्राथमिक तौर पर हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई। जानकारी के अनुसार मूल रूप से मुंबई के रहने वाले प्रफुल्ल सावल गुरुग्राम में, गौरव पीजी में अकेले रहते थे। पीजी में ही सोमवार को उनकी मौत हो गई। पीजी स्टाफ ने बताया कि उन्होंने सोमवार सुबह ब्रेकफास्ट किया था। पीजी के केयर टेकर को उन्होंने लंच के लिए पेमेंट भी की थी। जब पीजी स्टाफ ने उन्हें लंच के बारे में कॉल की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। केयर टेकर ने उनके दरवाजे के पास जाकर देखा तो अंदर से दरवाजा बंद था। अनहोनी की आशंका से केयर टेकर ने पुलिस को सूचना दी। सेक्टर 40 थाना से पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा खोलकर देखा तो प्रफुल्ल बिस्तर पर मृत अवस्था में थे। इस घटना को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीजी व आसपास के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में जांच अधिकारी विनीत चौधरी ने बताया कि प्राथमिक जांच और पोस्टमार्टम से मौत का कारण हार्ट अटैक लग रहा है। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। एयर इंडिया की ओर से प्रफुल्ल के शव को मुंबई ले जाने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। प्राइवेट प्लेन उपलब्ध कराने वाली कंपनी के साथ बिजनेस डील के नाम पर 1,40,00,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। यह धोखाधड़ी इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर की गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने शनिवार को बताया कि इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा 2 ने फिरोजपुर, जयपुर से एक आरोपित को काबू किया। आरोपित की पहचान राकेश शर्मा निवासी सेक्टर 42 के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त 2024 को एक शिकायत आर्थिक अपराध शाखा 2 गुरुग्राम से जांच करने बाद डाक के माध्यम से पुलिस थाना राजेंद्र पार्क गुरुग्राम को मिली। इस शिकायत के माध्यम से शिकायतकर्ता ने बतलाया इसकी कंपनी विंडबोरन एयर प्राइवेट लिमिटेड किराए पर प्राइवेट जेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। शिकायतकर्ता को एक कंपनी वर्ल्ड वाइड जू डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जो देश व विदेश सोसाइटी व कॉरपोरेट ऑफिस में पार्क डेवलपमेंट करने का काम करती है, उसके द्वारा संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनके क्लाइंट इंडिया से व विदेश से आते जाते हैं, जिनको चार्टर प्लेन की आवश्यकता होती है। उनको शिकायतकर्ता की कंपनी के साथ चार्टर प्लेन उपलब्ध कराने के बारे में 27 मार्च 2025 को एक डील की गई, जिसके लिए शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर 2,40,00,000 का इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया।
शिकायतकर्ता की कंपनी ने 15 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ 40 लाख की राशि वर्ल्ड वाइड जू डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम चेक के माध्यम कर दी गई। वर्ल्ड वाइड जू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा समझौते के अनुसार 15 मार्च 2025 तक ना कोई बिजनेस प्लान व डील के अनुसार काम किया और ना ही संबंधित कागजात उपलब्ध कराए। शिकायतकर्ता द्वारा जब अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई राशि लौटाने की कही, तब कंपनी वर्ल्ड वाइड जू प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया। 6-7 मई 2025 को वर्ल्ड वाइड जू डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 1 करोड़ शिकायतकर्ता को दिए गए। कंपनी के डायरेक्टर द्वारा शिकायतकर्ता को बिजनेस प्लान का झूठा वादा करके व संबंधित कागजात उपलब्ध न कराकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान प्रशांत बनकर के रूप में हुई है, जिसका नाम डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में सीधे तौर पर लिया था। यह महिला डॉक्टर बीड जिले की निवासी थी और फलटन स्थित सरकारी अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात थी। गुरुवार रात उन्हें एक होटल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका पाया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हथेली पर लिखा था सुसाइड नोट। पुलिस जांच में सामने आया है कि डॉक्टर ने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट के अनुसार सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस के मुताबिक प्रशांत बनकर उसी मकान मालिक का बेटा है जहां डॉक्टर किराए पर रहती थी। आत्महत्या से पहले डॉक्टर ने कथित तौर पर फोन पर बात की थी और चैट पर बातचीत भी की थी। सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। फलटन सिटी पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी डिजिटल सबूतों और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। नई दिल्ली 5 साल के लंबे अंतराल के बाद रविवार से एक बार फिर भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इंडिगो 26 अक्टूबर से कोलकाता गुआंगझो और 10 नवंबर से दिल्ली गुआंगझो उड़ानें शुरू कर रहा है। चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न ने 9 नवंबर से शंघाई दिल्ली उड़ान फिर शुरू करने की घोषणा की है। भारत चीन के बीच साल 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद निलंबित सीधी उड़ान सेवा की दोबारा बहाली पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय तक चले सीमा गतिरोध के कारण लगातार टल रही थी। गत 31 अगस्त को चीन के तिनजियान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद दिए गए वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा की बहाली को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। भारत ने 2 अक्टूबर को घोषणा की थी कि 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ान दोबारा शुरू होगी। इंडिगो की तरफ से बताया गया कि 26 अक्टूबर से कोलकाता गुआंगझो और 10 नवंबर से दिल्ली गुआंगझो उड़ानें शुरू करने जा रहा है। चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न ने भी 9 नवंबर से शंघाई दिल्ली उड़ान फिर शुरू करने की घोषणा की। भारत चीन के बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। सऊदी अरब में आयोजित एक शो में बलूचिस्तान को अलग देश बताने के बाद पाकिस्तान ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार ने सलमान खान को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 4th शेड्यूल
फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है, जिसके तहत उन्हें आतंकी घोषित किया गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। हालांकि सलमान खान या उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सलमान खान का बयान क्या था? सऊदी अरब में हुए जॉय फोरम 2025 के दौरान सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने कहा, ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है। सलमान के इस बयान में उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग लिया, जिससे पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल मच गई। बलूच नेताओं की प्रतिक्रिया। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले नेता मीर यार बलूच ने सलमान खान के बयान का स्वागत करते हुए कहा, भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज सलमान खान का बलूचिस्तान का उल्लेख 6 करोड़ बलूच नागरिकों के लिए खुशी लेकर आया है। उन्होंने वह कहा जो कई देश कहने से हिचकते हैं। सांस्कृतिक मंचों पर ऐसी बातें सौम्य कूटनीति का रूप हैं, जो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाने में मदद करेंगी। बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की लड़ाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा प्रांत है। यहाँ की जनता लंबे समय से भेदभाव और उपेक्षा का आरोप लगाती रही है। यह क्षेत्र खनिज संपदा में समृद्ध है, लेकिन विकास से वंचित है। ग्वादर पोर्ट को चीन को सौंपे जाने के बाद स्थानीय लोग नाराज हैं, क्योंकि उन्हें इस परियोजना से कोई लाभ नहीं मिला। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के खिलाफ यहां लगातार विरोध और हमले होते। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। सऊदी अरब में आयोजित एक शो में बलूचिस्तान को अलग देश बताने के बाद पाकिस्तान ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार ने सलमान खान को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है, जिसके तहत उन्हें आतंकी घोषित किया गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। हालांकि सलमान खान या उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सलमान खान का बयान क्या था? सऊदी अरब में हुए जॉय फोरम 2025 के दौरान सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने कहा, ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है। सलमान के इस बयान में उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग लिया, जिससे पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल मच गई। बलूच नेताओं की प्रतिक्रिया। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले नेता मीर यार बलूच ने सलमान खान के बयान का स्वागत करते हुए कहा, भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज सलमान खान का बलूचिस्तान का उल्लेख 6 करोड़ बलूच नागरिकों के लिए खुशी लेकर आया है। उन्होंने वह कहा जो कई देश कहने से हिचकते हैं। सांस्कृतिक मंचों पर ऐसी बातें सौम्य कूटनीति का रूप हैं, जो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाने में मदद करेंगी। बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की लड़ाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा प्रांत है। यहाँ की जनता लंबे समय से भेदभाव और उपेक्षा का आरोप लगाती रही है। यह क्षेत्र खनिज संपदा में समृद्ध है, लेकिन विकास से वंचित है। ग्वादर पोर्ट को चीन को सौंपे जाने के बाद स्थानीय लोग नाराज हैं, क्योंकि उन्हें इस परियोजना से कोई लाभ नहीं मिला। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)
के खिलाफ यहां लगातार विरोध और हमले होते। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से 2 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया पहुंच गए हैं। कुआलालंपुर में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का मंच है, जहां व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत कर स्पष्ट किया कि वे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर नहीं जाएंगे, बल्कि वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पोस्ट कर इसकी जानकारी खुद साझा की। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी हिस्सा ले रहे हैं, जो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक कर थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद पर शांति समझौते को अंतिम रूप देंगे। साल 2017 के बाद ट्रंप पहली बार आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में रहने वाली बुजुर्ग महिला की लाश घर में मिली है। आरोप है कि बेटे ने ही अपनी मां की हत्या की है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ठाकुरगंज के बिलाली मस्जिद के पास 72 साल की बुजुर्ग महिला विमला अपने बेटे अतेंद्र सिंह उर्फ ठाकुर के साथ रहती थी। अतेंद्र मानसिक रूप से ठीक नहीं है। बहन शिबू ने बताया कि आज दोपहर में भाई ने फोन करके उन्हें बताया कि मां मर गई है। जब वो लोग घर पहुंचे तो देखा तो मां विमला का शव पड़ा था। पड़ोसियों ने महिला के मौत की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अतेंद्र ईंट लेकर सभी को दौड़ाने लगा। पुलिस ने उसे लोगों की मदद से काबू में किया और कमरे में जांच की। महिला की लाश जमीन पर पड़ी थी। ठाकुरगंज थाना प्रभारी ओमवीर सिंह चौहान ने बताया कि मृतक महिला की बेटी शिबू ने आरोप लगाया है कि भाई शराब का लती था। पैसों के चक्कर में ही उसने मां को मारा होगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज दिया और आरोपित को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। किसी तांत्रिक के संपर्क में थी मृतका, मानसिक रूप से थी परेशान। पति बोला, प्रशांत किशोर के मोटिवेशनल स्पीच सुनती थी पत्नी। सुबह ही मायके से ससुराल आई थी मृतका, घटना से फैली सनसनी। मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले से शनिवार को एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। जिले के कछवा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में एक मां ने पहले अपने 2 मासूम बेटों की मुंह में कपड़ा ठूसकर हत्या की, फिर खुद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान 35 वर्षीय संगीता पत्नी हरिश्चंद्र के रूप में हुई है। मृत बच्चों के नाम शिवांश 03 और शुभांकर 14 माह बताए गए हैं। जघन्य वारदात की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी और 2 मासूम बेटे की मौत के बाद पति सहित परिवार के अन्य सदस्य बदहवाश हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक संगीता पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। करीब 5 वर्ष पहले हरिश्चंद्र ने संगीता से प्रेम विवाह किया था। उसका मायका चंदौली जिले में बताया जा रहा है।
सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि मृतका के पति के अनुसार उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। वह किसी तांत्रिक के संपर्क में थी। प्रशांत किशोर के मोटिवेशनल स्पीच भी सुनती थी। मृतका सुबह ही मायके से ससुराल आई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मानसिक बीमारी और पारिवारिक तनाव को प्राथमिक कारण मानकर जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। बीकेटी लखनऊ के कमिश्नरेट बख्शी का तालाब थाना के पीछे किसान पथ पर शनिवार रात खून से लथपथ युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई, जिसकी शिनाख्त थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मामपुर बाना निवासी प्रदीप गौतम 26 पुत्र मंगलू के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को देकर शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घर में मृतक के माता पिता के साथ पत्नी चांदनी व 4 वर्षीय बेटी शालिनी, वही दूसरी 2.5 वर्ष की बेटी है। वहीं पुलिस के मुताबिक शव के पास से शराब की बोतलें, नमकीन के पैकेट भी मिले हैं, जिससे शराब के नशे में कहासुनी के बाद युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि किसान पथ पर युवक का शव पड़ा होने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जिसका प्रथम दृश्य युवक की हत्या किया जाना प्रतीत हुआ है, जिसका पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना का सफल अनावरण करने के लिए क्राइम टीम, सर्विलांस टीम व स्थानीय पुलिस को लगाया गया है। जल्द ही घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को दावा किया कि भारत ने रूस से तेल आयात पूरी तरह बंद कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज किया और स्पष्ट किया कि तेल खरीद का फैसला राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, बाहरी दबावों पर नहीं। अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। ट्रंप प्रशासन ने रूस की रोसनेफ्ट और लुकोइल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसके तहत अमेरिका में इन कंपनियों की संपत्ति फ्रीज होगी। अमेरिकी नागरिक इनके साथ किसी भी वित्तीय लेन देन से प्रतिबंधित रहेंगे। वैश्विक साझेदारों से भी इन कंपनियों से दूर रहने का आग्रह किया गया है। ये कदम रूस की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है, क्योंकि ये कंपनियां रूस के कुल तेल निर्यात का लगभग 45% नियंत्रित करती हैं। भारत का रुख ट्रंप के दावे के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती आपूर्ति के लिए अहम है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि भारत को सस्ता और स्थिर तेल मिले। हमारे राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। वास्तव में रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो सऊदी अरब और इराक से आगे हैं। ट्रंप इससे पहले भी दावा कर चुके हैं कि भारत धीरे धीरे रूस से तेल खरीद बंद करेगा, लेकिन आंकड़े इसे खारिज करते हैं। ट्रंप की अगली कूटनीतिक चाल। ट्रंप ने कहा कि वह दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और पूर्ण व्यापार समझौते की उम्मीद रखते हैं। इसमें फेंटनाइल और कृषि व्यापार पर भी चर्चा होगी। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी, व्यापार और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को लेकर तनाव चरम पर है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शहरी क्षेत्रों के विस्तार की वजह से पंचायत ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं। 644 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 15 जिला पंचायत वार्ड समाप्त हो गए हैं। इसके साथ ही 501 ग्राम पंचायतें और करीब 1700 ग्राम पंचायत वार्ड भी घट गए हैं। दरअसल नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों की सृजन एवं सीमा विस्तार के कारण प्रदेश के 42 जिले प्रभावित हुए हैं। इन जिलों में पंचायती राज विभाग ने आंशिक परिसीमन की कार्रवाई कराई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का नया सीमांकन कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य स्तरीय डेटा भी लगभग तैयार है।
वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में जहां क्षेत्र पंचायत वार्डों की संख्या 75,844 थी, अब घटकर 75,200 रह गई है। इसी तरह जिला पंचायत वार्डों की संख्या 3,030 से घटकर 3,015 और ग्राम पंचायतों की संख्या 58,195 से घटकर 57,694 हो गई है। कुल मिलाकर 512 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई हैं, जबकि 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई 2026 को समाप्त होगा। इसलिए राज्य सरकार ने अप्रैल-मई 2026 में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रभावित जिले: अलीगढ़, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव आदि जिले।